हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी जो वीडियो है उसमें बात करने वाली हूँ जो हमारे सब्जेक्टिव पेपर का एक बहुत ही करंट टॉपिक है, वो है कल्चरल स्टडीज़। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें रेमन विलियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसी थ्योरी के ऊपर है, कल्चरल स्टडीज़ के ऊपर। तो इसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, इसकी ओरिजिन के बारे में, इसकी इवोल्यूशन के बारे में और इसकी जो थ्योरीज दी हैं उनके बारे में, और थिंकर्स कौन कौन इंक्लूड हैं इसमें, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड मेक नोट्स। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने नोट्स बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद अपने नोट्स बनाकर आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो आप इन्हीं वीडियो के थ्रू नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी कल्चरल स्टडीज़ थी उसकी एग्जैक्ट डेट, मतलब इसकी ओरिजिन की कोई डेट मेंशन नहीं है किसी भी बुक के अंदर। बट 1860 में जब मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क आया था कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उसी के साथ साथ इसकी जो ओरिजिनेशन थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। उसके इस जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन का जो वर्क था, इसके अंदर जो टॉपिक थे ना वो लिटरेरी टेक्स्ट्स को ज़्यादा मतलब लोगों का ध्यान लिटरेरी टेक्स्ट्स में ज़्यादा खींचते थे और इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी के ऊपर, और जो कैनोनिकल फॉर्म्स थे, कल्चरल फॉर्म्स थे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान लोगों का खींचते थे ये वर्क के थ्रू। तो जो थिंकर्स थे, कल्चरल थिंकर्स थे, उन उसके इस वर्क के बाद ही उन्होंने इनके ऊपर, कल्चरल स्टडीज़ के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी ओरिजिन के बारे में थी ये बात। अब इसकी ओरिजिनेशन जो थी वो उसमें दो नाम और इंक्लूड होते हैं, एक है रिचर्ड हॉगर्ट्स का, एक है रेमन विलियम्स का, जिनका जो क्वेश्चन था वो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर था जो। ठीक है, तो इन्होंने एक वर्क दिया था, रिचर्ड हॉगर्ट्स ने एक वर्क दिया था जिसका नाम था यूज़ ऑफ लिटरेसी। आई थिंक वो 1957 के आसपास आया था। और रेमन विलियम्स का एक वर्क था जो 1964 के अराउंड आया था, उसका नाम था कल्चर एंड सोसाइटी। तो इस वर्क में उन्होंने चैलेंज किया था लिटरेरी टेक्स्ट्स को, और जो कैननिकल फॉर्म्स थे, नॉन कैननिकल फॉर्म्स थे, ठीक है, जो मतलब पुराने फॉर्म्स जो लोग फॉलो कर रहे थे कल्चर स्टडीज़ में, उनको उन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है हमारा, then in 1964, cultural studies of Britain was the uh, uh, center of cultural studies in the University of Birmingham. ठीक है, वो सेंटर था उसका। अब ब्रिटेन में कल्चर स्टडीज को लाने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब बात आती है कि तो उस टाइम पर स्टूडेंट्स, जो डायरेक्टर थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे ब्रिटेन के, वो थे रिचर्ड हॉगर्ट्स। ठीक, हॉगर्ट्स और स्टुअर्ट हॉल ने, दोनों ने मिलकर एक जर्नल तैयार किया जिसका नाम था वर्किंग पेपर्स ऑन कल्चरल स्टडीज़। इस जर्नल के थ्रू उन्होंने अपने लोगों में इसको स्प्रेड किया। ठीक है, और इस जर्नल के को पब्लिकेशन कराने का इनका एक पर्पस ये था कि लोगों के बीच में डिस्कस कैसे कर सकते हैं कि कौन सी अप्रोचेस लगाई जा सकती हैं ब्रिटेन के कल्चरल स्टडीज़ को इन्हांस करने में। इसमें एक और मेन पॉइंट इंक्लूड होता है, 1978 में इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ बुक लाई। ठीक है, सीरीज़ ऑफ बुक्स थी जिनमें इन्होंने डिस्कस करना था लोगों के साथ कि ये कल्चरल स्टडीज़ को में कौन कौन से अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सीरीज ऑफ बुक्स के थ्रू लोगों के बीच में इसको स्प्रेड किया और उनसे डिस्कस करने की कोशिश की। अब कहानी स्टार्ट होती है इवोल्यूशन की। द ओरिजिनेशन वॉज इन बर्मिंगम, बट हुआ ये था कि बाकी सारे जो पार्ट्स थे, ठीक है, ओरिजिनेशन तो बर्मिंगम में हो गया इसका, लेकिन जो बाकी पार्ट्स थे, जैसे कि आप कनाडा ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, इन सब में अभी तक कल्चर स्टडीज़ का इन्होंने कोई भी एजेंडा अभी तक नहीं उठाया था। इधर पे कल्चर स्टडीज़ के नाम का बहुत इनको एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पर कल्चर स्टडीज़ के अंडर जो पावर पॉलिटिक्स थी या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, इसका मद्देनज़र रखते हुए इनके पास अभी, इन जो प्लेसेस का नाम मैंने आपको बताया, इनके पास अभी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कास्ट हो गया, रेस हो गया, ठीक है, फेमिनिज्म हो गया। इस तरीके के टॉपिक्स वहाँ पर ज़्यादा फायर थे। वहाँ पर कल्चर स्टडीज़ का अभी इतना ट्रेंड नहीं था, कह लीजिए। तो ये थी इवोल्यूशन की कहानी।
अब मैं आपको बताती हूँ थ्योरीज कौन कौन सी थी, थ्योरीज कौन कौन सी आई थी और कौन कौन से थ्योरिस्ट थे। तो दो का नाम आप सुन चुके हैं, रिचर्ड हॉकर्ट्स, रेमंड विलियम्स एंड स्टुअर्ट हॉल। ये तीन जो पर्सनालिटी है इनके बारे में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है कल्चरल स्टडीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर आपको ये ओवरऑल क्वेश्चन अगर आपको बनाना है। अब इसी में ये जो क्वेश्चन है वो खुद में एक क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कल्चर स्टडीज, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर स्टडीज एंड व्हाट आर द थ्योरीज अंडर द कल्चर स्टडीज। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। तो मैं इवोल्यूशन तक आपको बता चुकी हूँ, अब मैं आती हूँ थ्योरीज के ऊपर। तो ये इसकी पहली थ्योरी थी, वो थी लेविसाइड क्रिटिसिज्म, ठीक है। लेविसाइड क्रिटिसिज्म जो थी वो डिराइव कहाँ से करी गई थी, F.R. लेविस से, ठीक है। F.R. लेविस ने अपने वर्क्स में बात की थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल कैपेसिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कैनोनिकल कल्चरल फॉर्म्स, ठीक है। कैनोनिकल कल्चरल फॉर्म्स जो थे उनके बेसिस पर कल्चरल सोशल कैपेसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना, ठीक है। और इसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया था द ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। और फिर लेटर ऑन इसको पायरी बॉर्ड्यू के थ्रू नाम दिया गया कल्चरल कैपिटल, ठीक है। तो ये जो टर्म्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में लगा कर रखेंगे या इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो एग्जामिनर का ऑटोमेटिकली ये आई कैची हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क आपको वो क्या पता पढ़े या ना पढ़े, बट ये चीज़ें जो हैं वो एकदम आई कैची होती हैं और इसी के थ्रू आपको नंबर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में, इनको नोट्स में भी आप इन्वर्टेड कॉमास में बनाकर रखिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्ट द एग्जाम, ओके। तो ये थ्योरी थी। तो मैंने बताया आपको लेटर ऑन पायरे जो बॉर्ड्यू थे उन्होंने इसको एक और टर्म दिया था जिसको आप बोलते हो कल्चरल कैपिटल। अब नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो थी फ्रैंकफर्ट स्कूल की। फ्रैंकफर्ट स्कूल में काफ़ी सारे थ्योरिस्ट थे जो कल्चर स्टडीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। कल्चर स्टडीज़ मैं नाम आपको बता दूंगी, एडोर्नो एंड हॉर्किमर, ठीक है। एडोर्नो और हॉर्किमर दो ऐसे थ्योरिस्ट थे जो कल्चर स्टडीज़ के ऊपर काम कर रहे थे और उनका कहना ये था कि कल्चर स्टडीज़ क्या है, वो है पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर में क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, जैसे पॉपुलर लिटरेचर हो गया, पॉपुलर म्यूज़िक हो गया, पॉपुलर मैगजीन्स हो गई जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजीज़ तो नहीं थी, बट लोग म्यूज़िक के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू ही इन चीज़ों को जान पाते थे। तो पॉपुलर जो चीज़ें थी उनका मानना ये था कि जो चीज़ें पॉपुलर हैं वही कल्चर स्टडीज़ में इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो उन्होंने इसको नाम दिया था कल्चरल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। और उनका मानना ये था, एडोर्नो एंड हॉर्किमर का मानना ये था कि कल्चरल इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करता है कल्चरल स्टडीज़ के अंदर, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रैंकफर्ट स्कूल थ्योरी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मास कम्युनिकेशन थ्योरी। अब जैसे कि नाम से ही पता है कि मास कम्युनिकेशन है, तो इसमें एक बेसिकली कोई एक थ्योरिस्ट का नाम नहीं है। इसमें जो थ्योरिस्ट थे जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो दोनों ही चीज़ें, आइडियोलॉजीज दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आइडियोलॉजीज के अंदर उनकी अपनी खुद की आइडियोलॉजीज भी बहुत ही एम्फेसिस थी उस चीज़ का। उनकी खुद की आइडियोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके अंदर। तो उन्होंने ये देखा कि टाइम के साथ साथ बैलेंस करना ज़रूरी है और जो न्यू विस्टास हैं जो न्यू चीज़ें हैं वो भी कैनोनिकल फॉर्म्स के साथ न्यू विस्टास भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टर्म्स मैं जानबूझकर आपके सामने यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए और आप उसको पेपर में लिखने में आपके लिए ईजी हो जाए, ओके। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट मास कम्युनिकेशन थ्योरी। अब एक लास्ट टॉपिक और है इसमें एक और चीज़ थी कि पॉलिटिक्स जो थ्योरिस्ट थे, अब उनके बीच में पॉलिटिक्स चल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जैसे लिटरेचर में देख सकते हो कुछ लोग जो हैं वो पुरानी वर्क्स को, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, लेकिन कुछ जो मॉडर्न जो राइटर्स हैं, मॉडर्न पोइट्स हैं, वो अपनी पोइट्री, अपनी इंट्रोडक्शन को ज़्यादा मान्यता देते हैं। उनका मानना ये है कि हमारी जितनी भी इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं ओनली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पुरानी चीज़ों को आप हटा सकते हो, अपने लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हो, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो यही मानना था जो थिंकर्स थे, कल्चरल थिंकर्स है, उनका भी यही मानना था कि जितनी ज़रूरी पुरानी चीज़ें हैं उतनी ज़रूरी हमारी न्यू चीज़ें भी हैं। तो
इसके अंदर जो आपका कल्चरल स्टडीज़ के टॉपिक्स तो थे ही थे, लेकिन उसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो करंट टॉपिक्स थे, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, इसी जैसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आप ऑलरेडी बहुत सारी बार पढ़ चुके लिटरेचर में। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड करके चलनी है। So that is all about the origination and evolution and theories of cultural studies. Thank you so much and subscribe for more videos. Thank you.